साल पहले एक जंगल में जहाँ केवल जानवर रहते थे और कोई भी इंसान वहाँ नहीं गया था। हालांकि वे सभी एक दूसरे से अलग थे। सभी जानवर शांति से रहते थे। उन सभी की अलग अलग विशेषताएं थी। उदाहरण के लिए बंदर बहुत शरारती था, चिपमंक शांत था, शेर बहादुर था, बारहसिंगा तेज था, कछुआ धीमा था, लोमड़ी गालदार था और मधुमक्खी मेहनती थी। केवल एक ऐसा ही था जिसके साथ कोई भी जानवर खुश नहीं था, कौवा। कौवे को अपना खाना किसी के साथ बांटना पसंद नहीं था। कभी कभी तो वो दूसरे जानवरों का खाना चुरा लेता और उड़ जाता। सभी जानवर इस स्वार्थी कौवे के बारे में बात कर रहे थे। उसे एक सबक सिखाने की जरूरत थी। सबसे मजेदार और सबसे बुद्धिमान होने के नाते लोमड़ी ने पहले टिप्पणी की। ये सब आप मुझ पर छोड़ दो। मैं ऐसी चाल चलूंगा कि वो स्वार्थी कौवा कभी इसके बाद घमंड नहीं दिखा पाएगा। एक दिन कौवा भोजन की तलाश में शहर पहुंचा और वहां से एक बड़ा सा चीज का टुकड़ा अपनी चोंच में लेकर जंगल पहुंचा और एक पेड़ की डाली पर आराम करने लगा। दूर से उसे देखकर लोमड़ी ने चीज को उसके मुंह से बाहर निकालने की तरकीब सोची। लोमड़ी जहां कौवा बैठा था उसके बगल में आया। उसी समय कौवा चीज उठा रहा था जो उसने पेड़ की शाखा में रखा था। है मेरे दोस्त, क्या खा रहे हो? मैंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। कहाँ? इसे चीज कहते हैं, मनुष्य ये खाते हैं। मैं इसके स्वाद के बारे में उत्सुक हूँ। क्या तुम थोड़ा सा मुझे दोगे? क्या? बिल्कुल नहीं। तुम जानते भी हो मुझे इसके लिए कितनी दूर उड़कर जाना होता है। तो क्या हुआ, एक दिन मैं भी तुम्हें अपना खाना दूंगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। पर मैं तुम्हारे गंदे भोजन की परवाह क्यों करूं? ये चीज बहुत खास है, ये आसानी से कहीं नहीं मिलता। जो भी उसने कहा, लोमड़ी कौवे को उसका खाना लोमड़ी के साथ बांटने के लिए मना नहीं पाया। लोमड़ी स्मार्ट था पर कौवा उतना ही स्मार्ट। इस बार लोमड़ी ने एक और योजना बनाई। ठीक है, तुम अपना चीज खाओ, मुझे नहीं चाहिए। कम से कम मुझे तुम्हारे नजदीक आकर इस विशेष चीज को देखने तो दो जो तुम मेरे साथ बांटना नहीं चाहते। जब लोमड़ी ने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया तब कौवे ने डरकर चीज उठाया और दूसरे पेड़ पर जा बैठा। इस बार लोमड़ी दूसरे पेड़ के नीचे गया जहां कौवा था, पर कौवा अपना खाना बांटना ही नहीं चाहता था। लोमड़ी ने थोड़ी देर सोचा और एक योजना बनाई। इस कौवे की खामियां क्या है? वह स्वार्थी और घमंडी है। शायद मुझे भोजन पाने के लिए इसी बात का फायदा उठाना चाहिए। मेरे दोस्त, क्या तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुंह से चीज ना गिरे इसलिए अपनी चोंच बिना खोले उसने पूछा। क्यों? मैंने सुना है कि पूरे जंगल में तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है और जब तुम गाते हो तो जंगल के सारे जानवर वो सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जब कौवे ने ये सुना तो उसने अपने पंख फहराए और गर्व से खुद को देखा। मेरे लिए एक गाना गा दो ताकि मैं तुम्हारी शानदार आवाज सुन सकूं और अपने दोस्तों को तुम्हारे बारे में बता सकूं। लोमड़ी ने आखिरकार कौवे की कमजोरी भांप ली थी। आखिर खुद पर प्रेम करने वाले स्वार्थी कौवे ने अपना मुंह खोला। उसके मुंह से चीज गिर गया और उसे पकड़ने के लिए लोमड़ी वहीं पर मौजूद था। कौवा चकित और मानो एक जगह जम गया। ओह, अब इसे देखो, तुम्हारा बहुमूल्य चीज मेरे मुंह में गिर गया और सच में ये बहुत स्वादिष्ट है। उसके अहंकार और आत्मकेंद्री स्वभाव के कारण कौवे का खाना लोमड़ी को मिल गया। तो दोस्त, तुमने क्या सीखा? कभी भी खुद को ज्यादा बड़ा नहीं समझना चाहिए। हम जो भी सुनते हैं सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं सबसे अच्छा हूँ, और ये मत भूलना कि दुनिया में और भी चतुर दिमाग हैं। लोमड़ी ने ये सब कहा और वहां से निकलकर गहरे जंगल में कहीं खो गया। उस दिन के बाद
कौवे ने घमंडी और स्वार्थी स्वभाव छोड़ दिया। उसने सभी जानवरों के साथ अच्छे संबंध बनाए और अपना खाना सभी के साथ बांटा। कुछ साल पहले एक जंगल में एक स्वार्थी और कपटी लोमड़ी रहता था। वो हमेशा कोई ना कोई कपट करने के पीछे रहता, इसलिए कोई भी जानवर उस पर भरोसा नहीं करता था। उससे किसी ने भी दोस्ती नहीं की। कुछ समय बाद कोई दोस्त ना बनने के कारण लोमड़ी जंगल के बगल में पहाड़ी पर एक गुफा में चला गया। एक बार दुनिया के ठंडे इलाके से होकर एक सारस वहां आई। लोमड़ी बहुत खुश हुआ कि आखिर उसे कोई दोस्त तो मिला। वो तुरंत सारस के पास गया। मेरे प्रिय स्टॉक का स्वागत है। क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी? क्यों नहीं, पर तुम बहुत स्वार्थी हो, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? बिल्कुल कर सकती हो। मेरे यहाँ कोई दोस्त नहीं है। मुझे लगता है हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। कुछ समय बाद अकेले खाना खाते खाते उब गए लोमड़ी ने अपने नए पड़ोसी सारस को डिनर पर आमंत्रित किया। निमंत्रण से खुश होकर सारस खुशी से लोमड़ी के घर चली गई। लोमड़ी ने जो सूप बनाया था बड़े स्वादिष्ट गंध का था। टेबल सजाकर लोमड़ी ने सूप बड़े से कटोरे में परोसा। सारस टेबल पर बैठ गई और लोमड़ी सारस के बगल में बैठ गया। शुभ भोजन स्टॉक। मुझे आशा है तुम्हें सूप पसंद आएगा। लोमड़ी सूप का आनंद उठा रहा था, पर इतने बड़े कटोरे से सूप कैसे पीना है ये सारस समझ नहीं पा रही थी। हालांकि वो अपनी चोंच को कटोरे में डाल सकती थी, लेकिन उसे केवल चावल के 1 या 2 टुकड़े ही मिल पाते थे। जब तक सारस ने चावल के 2 टुकड़े खाए, लोमड़ी अपना खाना खत्म कर चुका था। ये सोचकर कि लोमड़ी विचारशील नहीं था, सारस थोड़ी नाराज हो गई, पर वो मेहमान थी इसलिए चुप रही। अब मुझे चलना चाहिए। डिनर के लिए धन्यवाद। पर तुमने खाया नहीं पूरा। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भी खा लूंगा। सारस जा ही रही थी, तब तक लोमड़ी ने उसका बचा सूप खाना शुरू कर दिया। सारस उदास होकर घर आई। वो पूरी रात सो नहीं पाई क्योंकि वो भूखी थी और दोस्त पर गुस्सा भी थी। हम दोनों बहुत ही अलग किस्म के प्राणी हैं। लोमड़ी को ये समझना जरूरी है, पर कैसे? कुछ देर सोचने के बाद सारस को एक कल्पना सूझी। वो लोमड़ी को एक सबक सिखाना चाहती थी। अगली सुबह उसने अपने दोस्त को डिनर के लिए आमंत्रित किया। लोमड़ी आमंत्रण पाकर खुश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि हम दोनों दोस्त हैं। खाना बनाने के बाद सारस ने लंबी और संकीर्ण बोतल उसके लिए और उसके दोस्त के लिए मेज पर रखी। सारस ने चावल बनाया और टेबल पर सजा दिया। उसने पानी भी लंबे और छोटे मुंह वाले बोतल में रखा। कुछ देर बाद लोमड़ी आया। मुझे बहुत भूख लगी है दोस्त, चलो बैठकर खाना शुरू करते हैं। दोनों दोस्त टेबल पर बैठ गए। ठीक है, सुख भोजन लोमड़ी। लोमड़ी ने छोटे मुंह वाले बोतल से खाने का प्रयास किया, पर नहीं खा सका। वो पानी तक नहीं पी सका। और दूसरी तरफ सारस अपनी लंबी चोंच से खाने का मजा ले रही थी। जब लोमड़ी चावल लेने के लिए कांटे का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था, तब तक सारस ने अपना खाना खत्म कर दिया और लोमड़ी को परेशान देखकर उसने पूछा,
मेरे प्यारे दोस्त, तुमने तो कुछ नहीं खाया, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? अगर मैं खा सकता तो मुझे भी पसंद आता। ये बोतल मेरे लिए नहीं है। तुम अपनी लंबी चोंच से आसानी से खा सकती हो, पर मेरे मुंह से ये संभव नहीं है। सारस इसी जवाब की उम्मीद में थी। ओ मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें याद है मैं भूखी रह गई थी उस रात, क्योंकि तुमने जो कटोरे इस्तेमाल किए थे वो मेरे लिए उपयुक्त नहीं थे। अचानक लोमड़ी ने अपनी गलती को महसूस किया। वो सच में दुखी था कि उसने उन बड़े कटोरों को अपने दोस्त के सामने रख दिया था। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मैंने ये सोचा ही नहीं कि तुम उन कटोरों से खाना नहीं खा पाओगी। कोई बात नहीं दोस्त, कम से कम तुम समझ तो गए। हमें एक दूसरे के भेदों को समझना चाहिए। इसके बाद सारस ने बड़ी थाली लाई जिससे लोमड़ी आसानी से खा सके और उसमें खाना परोसा, और लोमड़ी ने मजे से अपना खाना खत्म किया। जब जाने का समय आया तो लोमड़ी को एक ख्याल आया। हे स्टॉक, मुझे इन बोतलों में से एक बोतल ले जाने दो, ताकि जब तुम मेरे घर खाना खाने आओगी तो तुम इस बोतल से आसानी से खाना खा पाओगी। लोग तुम्हें बिना कारण स्वार्थी कपटी नहीं कहते। अगर तुम अपना दिमाग और चातुर्य अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो तो तुम और तुम्हारे दोस्त हमेशा खुश रहेंगे। लोमड़ी और सारस ने खुशी से हंसना शुरू किया। महीने बीत गए। गर्म मौसम में जाने के लिए निकलने से पहले सारस अपने दोस्त को अलविदा कहने आई। अकेले हो जाने के बाद लोमड़ी अपने जंगल में लौट आया, पर वो सारस के शब्द कभी नहीं भूला। उसके बाद वो कभी स्वार्थी नहीं था और वो अन्य जानवरों का अच्छा दोस्त बन गया। एक जंगल में एक बदसूरत चूहा रहता था। वो उस मामले में भेड़िया, लोमड़ी और खुद से भी बहुत डरता था। अगर हवा बहती है और पेड़ की शाखा टूट जाए तो वो उस छेद के चारों ओर देखता था जहां वो छिप सके। इसी वजह से सभी छोटे जानवरों ने उसका मजाक उड़ाया था। वो कितना डरा हुआ है। तुम हवा से भी डरते हो? तुम बहुत डरे हुए हो। तुम बहुत डरे हुए हो। तुम बहुत डरे हुए हो। एक दिन चूहा अच्छे से तैयारी करके जंगल के राजा शेर से मिलने गया। शेर ने अभी अभी खाना खाया था और वो अपनी गुफा के सामने एक झपकी ले रहा था। चूहे ने कौन सी योजना बनाई होगी ये जानने के लिए उसके दोस्त बहुत उत्सुक थे। चूहे ने शेर की पूंछ पर चढ़ना शुरू कर दिया। वो शेर की पीठ पर भी चढ़ गया। अपने चेहरे पर एक बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उसने अपने दोस्तों को एक पोज भी दी। हालांकि वो बहुत डर गया था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा था। उसी समय शेर जाग गया और जैसे ही उसने फर को हिलाया, चूहा नीचे गिर पड़ा। चूहा और शेर दोनों की नजरें मिली। अन्य सभी जानवर बहुत चिंतित थे। अरे बाप रे, अब शेर चूहे को निकल जाएगा। वाह, क्या हिम्मत है, क्या साहस है। तुम मेरी पीठ पर क्या कर रहे हो? जंगल के राजा, कृपया मुझे खाइए मत।
मैं तो सबसे ज्यादा डरा हुआ हूँ और सबसे ज्यादा कमजोर भी हूँ। मेरा जीवन तो भय से ही गुजर रहा है। अगर पेड़ से पत्ता भी गिरे तो भी मैं डर जाता हूँ। मैं इससे तंग आ गया हूँ, मुझे इस डर से छुटकारा चाहिए। आप तो इस जंगल के राजा हैं, आपकी सिर्फ एक गर्जना से ही सारे जानवर डर जाते हैं। क्या आप मुझे अपनी शरण में लेंगे? शेर ने चुपचाप चूहे को सुना। चूहा सोच रहा था कि शेर का जवाब क्या होगा। पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मुझे सिर्फ एक कारण बताओ कि मैं तुझे क्यों ना खाऊं। आपकी मदद वापस आ जाएगी, मैं वादा करता हूँ। शायद एक दिन मैं आपकी मदद करूँगा। जैसे ही चूहे ने अपनी बात पूरी की, शेर इस तरह दहाड़ा। हाँ, एक छोटे से चूहे हो तुम मेरी क्या मदद करोगे? हाँ, लेकिन उसके सामने छोटे से चूहे को कपकपाता देख शेर ने उसे ना खाने का फैसला किया। भगवान का शुक्र है मेरा पेट भरा हुआ है। अब मेरे सामने से चले जाओ। चूहा वहां से भाग निकला। दूर से जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर चूहे के दोस्त वास्तव में आश्चर्यचकित थे। कुछ समय बीत चुका था। शेर को भूख लगी और उसने जंगल में चारों ओर घूमना शुरू कर दिया, लेकिन वो शिकारी के जाल को नहीं देख सका और पकड़ा गया। वो एक बड़े से जाल में हवा में लटक रहा था। उसने जाल से मुक्त होने की कोशिश भी की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वो जंगल का राजा था, इसलिए अगर वो मदद के लिए चिल्लाता तो वो अपमानित होता, और अगर शिकारी सुनेंगे तो तेजी से लेने आ जाएंगे। ये सब सोचकर उसने इंतजार करना शुरू किया। इस बीच जंगल के अन्य जानवरों ने शेर को देखा, लेकिन किसी ने भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। वहां से गुजरते हुए चूहे ने देखा और उसकी मदद करने का फैसला किया। वो सीधे उसके पास चला गया। उसने शेर की लंबी पूंछ पर चढ़ना शुरू कर दिया और जब वो जाल पर पहुंचा तो उसे चबाने लगा। उसी समय बनी भी वहां आ पहुंचा। अरे दोस्त, जल्दी करो, शिकारी आ रहे हैं। अन्य जानवर जो चारों ओर इकट्ठा हुए थे अचानक शिकारी का शब्द सुनकर वहां से भागने लगे, पर चूहा दृढ़ता से चबाता रहा। अंत में जाल अलग हो गया और शेर गिर गया और वहां से दूर चला गया। चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम यहाँ से निकल चलते हैं। चूहा शेर की पीठ पर कूद गया और वे वहां से चले गए। फूली सांस के साथ दोनों गुफा में पहुंचे। शेर ने नीचे घुटने टेके और चूहा कूद गया। जब तुमने मुझे बताया था कि एक दिन तुम मेरी मदद करोगे तो मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मुझे लगा तुम एक छोटे से चूहे हो जिसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। धन्यवाद। इसकी कोई जरूरत नहीं है महाराज। अब तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। असल में तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम एक साहसी चूहे हो। अगर मैं जंगल का राजा हूँ तो अब से तुम मेरे साहसी राजकुमार हो। हाँ। शेर और चूहे ने हंसना शुरू किया। सभी जानवर जो दूर से छुपकर ये सब देख रहे थे वहां से बाहर आए और साहसी चूहे की सराहना की। शेर और चूहा सबसे अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में हमेशा के लिए शांति बनी रही। एक छोटे से फार्म में एक
क्यूट सी डक फैमिली रहती थी। मम्मी डक अपने अंडों पर बैठकर उनमें से अपने बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। वो पूरे 7 अंडे थे। एक सुनहरी सुबह अंडों से बच्चे बाहर आने लगे। जल्द ही उनमें से 6 डकलिंग्स बाहर आ गए। डकलिंग्स अपनी इस नई दुनिया को समझने की कोशिश करते हुए क्वैक क्वैक करते हुए अपनी माँ के आसपास घूम रहे थे। पर उन अंडों में से जो सबसे बड़ा अंडा था, उसमें से बच्चा बाहर आने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो बाहर नहीं आ पा रहा था और इसी वजह से मदर डक बहुत परेशान हो गई। मदर डक ने थोड़ी देर और इंतजार करने की सोची और फिर वो आखिरी 7वां अंडा फूटा। वो डकलिंग बहुत ही उलझन भरी नजरों से इधर उधर देख रहा था। वो डकलिंग इस बात से अनजान था कि उसकी माँ और उसके भाई बहन भी उलझन भरी नजरों से उसे देख रहे हैं, क्योंकि वो डकलिंग बिल्कुल भी अपने भाई बहन जैसे नहीं दिख रहा था। वो थोड़ा चौड़ा था और उसके भूरे और सफेद पंख थे। बाकी डकलिंग्स उस पर हंसने लगे। तुम कितने बदसूरत दिख रहे हो, तुम बिल्कुल भी हमारी तरह नहीं दिखती। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम कैसे अपने भाई बहन जैसे नहीं दिख रहे? बदसूरत, 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 बदसूरत। कुछ समय बाद सारे डकलिंग्स थोड़े बड़े होने लगे, पर ये डकलिंग बाकी के मुकाबले काफी बड़ा लग रहा था और उसके पंखों के रंग भी अजीब लग रहे थे। तुम कितनी जल्दी बड़े हो गए और इतने अलग कैसे हो गए? वक्त गुजरता गया और वो बदसूरत डकलिंग और भी अजीब और भद्दा दिखने लगा। उसके कोई भाई बहन उसके साथ खेलने को तैयार नहीं थे। हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम बहुत बदसूरत हो। खेत के बाकी सभी जानवर भी उस बदसूरत डकलिंग का मजाक उड़ाते थे। बदसूरत डकलिंग, बदसूरत डकलिंग। ना 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 ना, बदसूरत डकलिंग। उसकी माँ उसे बचाने का काफी प्रयास करती रहती थी। मेरे बेचारे डकलिंग, तुम बाकियों से इतने अलग क्यों हो? जैसे दिन गुजरते गए, वो बेचारा डकलिंग और भी हताश हो गया और उसे बहुत अजीब लग रहा था। सारी रात वो अकेले रोता रहता और सोचता कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता। मैं इतना बदसूरत क्यों हूँ? मैं अपने भाई बहन जैसा क्यों नहीं दिख सकता? एक दिन कुछ शिकारी उस तालाब के किनारे आ पहुँचे जहाँ वे लोग रहते थे। शिकारी उन डक्स का शिकार करने लगे। मदर डक अपने बच्चों के लिए खाना तलाश कर रही थी कि अचानक वो उन शिकारियों के चुंगल में फंस गई। उस बेचारे डकलिंग को पता ही नहीं था कि उसके माँ के साथ क्या हुआ है। वो माँ के लौटने का सुबह तक इंतजार कर रहा था। बेचारे को पता ही नहीं था कि क्या करे। सबसे पहले वो कुत्ते के पास गया। कुत्ते ने उसे चले जाने को कहा। चले जाओ, किसी ने मुझे तुम जैसे एक बदसूरत डक से बात करते हुए नहीं देखना चाहिए। कुछ देर बाद वो मुर्गी के पास गया, पर उस मुर्गी ने भी उसका मजाक उड़ाया। मैं भी तुमसे अच्छी दिखती हूँ। बदसूरत डकलिंग बहुत ही उदास हो गया था। किसी को भी मैं यहाँ नहीं चाहिए। अगर मेरी माँ वापस नहीं आती है तो मेरे इस खेत में रहने की कोई वजह नहीं दिख रही। उसी सुबह वो डकलिंग खेत छोड़कर चला गया। वो तैरते हुए तालाब के दूसरे किनारे जा पहुंचा। वो सभी जानवरों से वही सवाल कर रहा था। क्या तुमने मेरे जैसे किसी और डक को देखा है? क्या तुमने किसी और डक को देखा है? तुमने मेरे जैसे किसी और डक को देखा है? उसे सबसे एक ही जवाब मिला। उन्होंने इतना बदसूरत डक पहले कभी नहीं देखा। बेचारे डकलिंग ने अपनी यात्रा तय की और दूसरे तालाब में जा पहुंचा। वहाँ भी उसने वही सवाल सबसे पूछा। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए।
यहाँ पर आसपास बहुत शिकारी हैं। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, जाओ। बदसूरत डकलिंग वहाँ से निकल गया। जल्द ही वो एक और तालाब में जा पहुँचा। इस बार वहाँ पर कोई भी नहीं था, वो अकेला ही था। अगर किसी को भी मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं यहीं पर छुप कर रहता हूँ पूरी जिंदगी। महीने गुजरते गए। अकेले होने के बावजूद वो बहुत खुश था। एक दिन उसने देखा कि सफेद लंबी गर्दन वाले पक्षियों का एक झुंड दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। बदसूरत डकलिंग प्रशंसा से उनकी तरफ देख रहा था। कितने खूबसूरत है ये, काश मैं उनकी तरह दिखता। सर्दी का मौसम आ गया और बर्फ गिरने लगी। बदसूरत डकलिंग को पहली बर्फ गिरने की नजारे से प्यार हो गया। खेलते हुए वो पूरा बर्फ से ढक गया। काफी बर्फ गिरने की वजह से उसे खाना ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो चलता ही जा रहा था खाने की तलाश में। वो ठंडी से कांप रहा था और थका हुआ भी था। वो एक किसान के पास पहुंचा। किसान को उस पर तरस आया और उसने उसे अपना जैकेट दिया। बेचारा डक, तुम कितने ठंडे पड़ गए हो। मैं तुम्हें घर ले जाकर तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारे बड़े होने तक। किसान ने जैसे कहा वैसे ही किया। जब तक वो डकलिंग बड़ा हो गया, तब तक वसंत ऋतु आ गया था। बदसूरत डकलिंग को घूमने के लिए ज्यादा जगह मिले, इसलिए किसान ने उसे तालाब में छोड़ने की सोची। फिर एक बार अकेले कुछ समय बाद डकलिंग ने खुद का प्रतिबिंब पानी में देखा, पर वो हैरान हो गया जो उसने देखा। पहले तो वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाया। उसे लगा उसके पीछे कोई और खड़ा है, इसलिए उसने अपने पंखों को खोला और देखा कि उसका प्रतिबिंब भी वही कर रहा था। उसने अपनी गर्दन को खींचकर बाहर की और वहीं उसने पानी में भी होते देखा। तब उसे ये यकीन हो गया कि वो कोई और नहीं, वो खुद है। ओह, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। मैं आसमान में उड़ते हुए पंछियों की तरह दिख रहा हूँ। मुझे घर वापस जाना चाहिए और अपने आप को सभी को दिखाना चाहिए। जब वो तालाब में तैरते हुए जा रहा था, रास्ते में उसे हंसों का झुंड मिला। क्योंकि वो अब उन लोगों में से ही एक था, उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। वो बदसूरत डकलिंग अब उन हंसों के साथ खुशी से तैरते हुए जा रहा था। एक लड़का जो तालाब के किनारे था, इन हंसों को देखकर चिल्लाते हुए अपने दोस्तों को बुलाने लगा। उस छोटे वाले को देखो जो सबसे आखिर में तैर रहा है। ये सबसे खूबसूरत हंस होगा, इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ, वो पहले से ही एक हंस था। दुर्भाग्य से वो अंडा बाकी डक्स के अंडों के साथ मिल गया था। पर अब वो अपने असली परिवार के साथ था और उसकी आने वाली जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी। बहुत पहले 3 पिगलेट्स अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। समय आ गया था कि अब वो घर छोड़कर अपनी जिंदगी खुद बसाएं। उनकी माँ ने उन तीनों को अपने पास बुलाया। मेरे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम दुनिया देखो, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। भूलना मत, तुम चाहे जो भी करो उसे पूरे दिल से करना। जिंदगी जीने का ये सबसे सही तरीका है।
थोड़ी सी उदासी और थोड़े से उत्साह के साथ अपनी माँ से मिलके तीनों पिगलेट्स निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक जमीन मिली जहां वो अपने घर बना सकते थे। सबसे छोटे पिगलेट ने घास से अपना घर बनाने की सोची। उसे लगा फटाफट आसानी से ये घर बन जाएगा तो खेलने को बहुत समय मिलेगा। छोटे का घर एक दिन में बन के तैयार हो गया। उसने अपने भाइयों को बोला, देखो मेरा घर बन गया। बड़े पिगलेट ने घर देख के बोला, अरे ये घर तो बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है, हम भेड़ियों से कैसे बचेंगे? छोटे ने बड़े की बात को रफा दफा कर दिया। टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। मंझले पिगलेट ने अपना घर लकड़ी से बनाने की सोची। जंगल से डालियां इकट्ठा करके वो अपने काम में जुट गया। तीसरे दिन मंझले का घर बन गया। ये घर घास वाले घर से तो ज्यादा टिकाऊ था। बड़े ने उसके घर को देख के बोला, तूने बड़ी मेहनत से बनाया है इसे, बड़ा सुंदर घर है ये, पर क्या हम इसमें भेड़िए से बच पाएंगे? मंझले ने बोला, बिल्कुल सुरक्षित है, क्यों टेंशन लेते हो? बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। छोटे और मंझले जब अपने अपने घर में मजे कर रहे थे, बड़े अपना घर बनाने में जुटा था। वो ईंट पत्थरों से अपना घर बना रहा था। बाकी दोनों को लग रहा था वो बेकार ही इतना काम कर रहा था। वो बस खेल कूद के समय बिता रहे थे। जब हमारी तरह झटपट घर बन सकते हैं तो इतनी मेहनत क्यों? ही कितना डरता है ये। बड़े ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। पूरे 7 दिन लग के उसने अपना घर शानदार और मजबूत बनाया। अगले ही दिन एक भूखा भेड़िया उनके इलाके में आया। उसे घास का घर दिखा तो वो रुक गया। छोटा सोफे में बैठा आराम कर रहा था। भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा घर टिकाऊ है। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी और घर टूट गया। पर छोटा जैसे तैसे भाग निकला और दौड़ता हुआ मंझले के लकड़ी वाले घर में पहुंचा। उसके दरवाजा खटखटाते ही मंझले ने दरवाजा खोला और छोटा अंदर छुप गया। जल्दी बंद करो दरवाजा, भेड़िया आ जाएगा। घबराओ मत, इस घर में वो नहीं आ सकता। तभी भेड़िया वहां पहुंचा और उसने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कुछ नहीं कर सकते तुम। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी और घर फिर से टूट गया। जैसे तैसे दोनों भाई वहां से निकल के बड़े के घर पहुंचे। बड़े, भेड़िया पीछे पड़ा है, क्या करे? बड़े ने उन्हें भरोसा दिलाया, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में वो भूखा भेड़िया यहाँ भी आ पहुंचा। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कोशिश भी मत करना, कुछ नहीं कर पाओगे। भेड़िए ने गुस्से में जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी, पर वो घर हिला भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक ईंट भी नहीं हिला पाया वो। थक हार के उसने एक दूसरी तरकीब सोची। घर के ऊपर एक चिमनी थी।
वो उस पे चढ़ने लगा। उसे चढ़ता हुआ देख उसे अंदर आने से रोकने के लिए बड़े ने फायर प्लेस में आग शुरू कर दी और एक पानी का बर्तन उस पे रख दिया। भेड़िया चिमनी के ऊपर पहुंचा और नीचे जाने लगा और सीधे उबलते हुए पानी में गिर गया। अरे बचाओ, जल गया रे, अरे बचाओ। भेड़िए को हराकर पिगलेट्स खुशी से एक दूसरे के गले लगे। तीनों भाई अगले दिन अपनी कहानी सुनाने के लिए माँ के पास गए। छोटा सबसे पहले बोला, आपने सही कहा था, जो भी काम करो पूरे दिल से करो, दिल लगा के करो तो कामयाबी मिलेगी। उस दिन से छोटे और मंझले ने आलस छोड़ दिया, बड़े की तरह मेहनत करने लगे और हंसी खुशी जिंदगी जीते रहे। एक समय की बात है, जंगल में एक छोटे से घर में मदर गोट और उनकी प्यारी लिटिल गोट्स मौज मस्ती से रहा करते थे। लिटिल गोट्स बहुत प्यारे लगते थे, खिलौनों जैसे। सभी माँओं की तरह मदर गोट अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो सभी जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करती थी। एक दिन खाना ढूंढने के लिए बाहर जाने से पहले उन्होंने लिटिल गोट्स को पास बुलाया और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अगर भेड़िया अंदर आ गया तो वो हम सबको खा जाएगा। वो भेस बदल बदल के तुम्हें ठगना चाहेगा। फिर हम उसे पहचानेंगे कैसे? भेड़िए की आवाज रूखी है और मेरी आवाज मीठी सी है। रूखी और मोटी आवाज है, समझ जाना वही है। ये बोल के निकलते समय मदर गोट को कुछ और याद आया। वो मुड़ के बोली, एक और बात, भेड़िए के पैर काले हैं और मेरे सफेद, तो पैर देख के भी पहचान जाना। चिंता मत करो माँ, हम संभाल लेंगे। मम्मी, वी लव यू। मदर गोट ने अपने सभी बच्चों को एक एक करके चूमा और फिर जंगल की ओर चल पड़ी। भेड़िया सब कुछ देख रहा था। मदर गोट के जाने के बाद वो थोड़ा और रुका। फिर वो उनके घर पर पहुंच के दरवाजे पर नॉक करने लगा। कौन है वहाँ? मेरे प्यारे बच्चों, चलो दरवाजा खोलो, देखो मम्मी तुम्हारे लिए खाना लेके आई है। पर लिटिल गोट्स ने भेड़िए की रूखी आवाज पहचान ली। दरवाजे के उस पार से वो चिल्लाए, तुम हमारी मम्मी नहीं हो। उनकी आवाज बहुत प्यारी और मीठी है। तुम हमें बुद्धू नहीं बना सकते भेड़िए। भेड़िए को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो लिटिल गोट्स को ठग नहीं पाया, तो उसने एक चॉक का पीस खा लिया। अब उसकी आवाज थोड़ी मीठी हो गई थी। वो वापस उनके घर गया और दरवाजे पे नॉक किया। अब की बार भेड़िए ने अपनी मीठी आवाज में बात की, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। इस बार इस मीठी आवाज को सुन के लिटिल गोट्स को लगा कि ये उनकी मम्मी की ही है। दरवाजा खोलने ही वाले थे कि उनमें से एक चिल्लाया, पहले दरवाजे के नीचे से पैर देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो भेड़िए के काले पैर दिखे। सभी चिल्लाए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मम्मी के पैर तो काले नहीं हैं, उनके पैर सफेद हैं। तुम भेड़िए हो। अपना गुस्सा निगल के भेड़िया वहां से निकला।
अब वो बेकरी गया। बेकर भेड़िए को देखकर चकित रह गया। मैं अभी शाकाहारी हो गया हूँ, अब से पेस्ट्री खाऊंगा। थोड़ा आटा दोगे? भेड़िया बेकरी से आटा लेके निकला। घर के पास उसने आटा अपने पैरों पर लगा दिया। अब उसके पैर सफेद हो गए। अब तीसरी बार चालाक भेड़िए ने दरवाजे पर नॉक किया। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। पहले पैर दिखाओ तो मालूम पड़े कि मम्मी ही हो। भेड़िए ने उनको आटे से सने हुए अपने पैर दिखाए। जब लिटिल गोट्स ने सफेद पैर देखे, उन्होंने समझा कि उनकी माँ है और दरवाजा खोल दिया। फिर क्या, उनके सामने था भेड़िया। लिटिल गोट्स डरे, घबराए, चिल्लाने लगे। कहाँ भागोगे? मैं पकड़ ही लूंगा। एक बच्चा टेबल के नीचे छुपा, दूसरा बिस्तर में, तीसरा चिमनी के अंदर गया, चौथा किचन में जा छुपा, पांचवा अलमारी में जा बैठा, छठा पर्दे के पीछे और सातवां घड़ी के अंदर। पर भेड़िया चालाक था और सबको एक एक करके पकड़ लिया। रुको, इधर आओ, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। रुको। सिर्फ घड़ी में छुपने वाले को वो पकड़ नहीं पाया। उसका पेट भर चुका था, इसलिए उसने सोचा नहीं और वहां से निकल गया। वहां एक बड़ा मैदान था जहां भेड़िया एक पेड़ के नीचे नाक बजा के सोने लगा। थोड़ी देर में मदर गोट घर पहुंची। दरवाजा खुला देख के समझ गई कि कुछ हुआ है और वो चिल्लाने लगी। मेरे बच्चे! घर में आते ही वो घबरा गई। सारा फर्नीचर गिरा हुआ था, पर्दे फटे हुए थे, बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तकिया और चादर यहाँ वहाँ पड़े थे। मदर गोट अपने बच्चों को कहीं नहीं ढूंढ पाई। एक एक करके नाम भी पुकारा, पर नहीं मिला कोई। फिर सातवें बच्चे का नाम पुकारा तो एक आवाज आई, मैं घड़ी के अंदर हूँ मम्मी। मदर गोट तुरंत उस घड़ी तक पहुंची और वहां से अपने बच्चे को निकाल के गले लगाया। लिटिल गोट ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। भेड़िया आया था भेष बदल के, हमें लगा आप हो, वो मेरे सभी भाइयों को खा गया। मदर गोट को बहुत बुरा लगा। वो बहुत रोई अपने बच्चे को लेकर। अपने सिर्फ एक बच्चे के साथ वो घर से बाहर निकली। तभी उनको भेड़िया सोया हुआ दिखा। उसकी नाक इतनी तेज बज रही थी कि पेड़ के पत्ते भी हिल रहे थे। मदर गोट ने भेड़िए को थोड़ी देर देखा। उसने देखा कि उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा था। हे भगवान, लगता है मेरे बच्चे उसके पेट के अंदर जिंदा है। उसने एक प्लान सोचा। घर से मेरे लिए एक सुई, धागा और कैंची लेके आओ। लिटिल गोट घर जाने लगा तो मदर गोट ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठा किए। थोड़ी देर में लिटिल गोट सुई, धागा और कैंची लेके पहुंचा। मदर गोट ने भेड़िए का पेट काटा। उसे ऊपर ही अपना एक बच्चा दिखा और बाकी भी एक एक करके दिखने लगे। सभी सही सलामत थे। मदर गोट बेहद खुश हुई। सभी बच्चों ने मदर गोट को हग किया। मम्मी, मम्मी, we love you, we love you।
सभी बहुत खुश थे। मेरे बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? मदर गोट ने भेड़िए के अंदर सारे पत्थर डाल दिए। फिर उन्होंने उसके पेट को सुई धागे से सिल दिया। भेड़िया इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। भेड़िया जब जागा, खड़ा हुआ, उसका पेट दर्द कर रहा था। उसे लगा कि कई सारे लिटिल गोट्स की वजह से दर्द हो रहा है। उसे बहुत प्यास लगी। वो नदी की ओर गया पानी पीने। चलते समय पेट में पत्थर टकराने लगे। पेट इतना भारी और भरा हुआ लग रहा है, जैसे मैंने पत्थर ही खाया हो। वो पानी पीने के लिए झुका। पत्थरों के वजन की वजह से वो नदी में गिर गया। बचाओ, कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। वो बहुत चिल्लाया पर कोई नहीं आया। पत्थरों का वजन उसे पानी में नीचे ले गया। मदर गोट और लिटिल गोट्स ने जब ये देखा, वो नदी की तरफ गए। भेड़िया डूब गया, भेड़िया डूब गया, डूब गया। सभी मिलके झूमने लगे। उस दिन से मदर गोट और उनके सातों लिटिल गोट्स की जिंदगी अपने घर में मौज मस्ती से बीती।